During a group discussion in a class, 4 students gave statement regarding photosynthesis. Which among the following student gave the correct statement? आपको करेक्ट आंसर देखना है बच्चों। एग्जाम का फर्स्ट रूल होता है कि आप लोगों को क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चंस का आपसे करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, इनको बहुत अच्छे से समझना है आप लोगों को। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। लाइट में नहीं होता है बच्चों, वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो दैट मींस ये जो स्टेटमेंट है ये तो इनकरेक्ट हो गया। स्टूडेंट क्यू सेज द रेंज ऑफ फोटोसिंथेसिस एक्टिव रेडिएशन लाइज बिटवीन, ये सही है, तो ये स्टेटमेंट सही है। स्टूडेंट आर सेज एट टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस। डिक्रीज थोड़ी होगी भाई, बड़े टेम्परेचर बढ़ेगा तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, दैट मींस ये इनकरेक्ट हो गया। स्टूडेंट एज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम इन रेड एंड ब्लू वायलेट रीजन। रेड एंड ब्लू वायलेट रीजन का मतलब क्या हो गया है कि वहां पे क्या है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो दैट मींस यहाँ पे एस भी क्या है, करेक्ट हो गया। तो P एंड S किस में है, P एंड S, सॉरी Q एंड S, Q एंड S सही स्टेटमेंट है, Q एंड S इज इन ऑप्शन नंबर B। Which among the given letter groups upon unscrambling will give the name of biennial plant? तो अब यहाँ पे आपको समझना है कि biennial plant मतलब कि जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा है, तो वो आपका क्या होगा बच्चों, वो होगा आपका ये वाला ऑप्शन। अब इसको अनस्क्रैम्बल करने की ड्यूटी आपकी है, फटाफट से मुझे भी आप लोग क्या कर देना, आंसर बता देना कि ये अनस्क्रैम्बल करके कमेंट सेक्शन में क्या बनेगा। Read the given statements and select the option that correctly identifies them as true and false. Decomposers are found on the forest floor. One Mahotsav is usually celebrated in the first week of July in India. चलो इसको समझते हैं। सिंपली पहले आपको क्या करना है, स्टेटमेंट्स को समझना है एंड स्टेटमेंट्स को समझ के उसका आंसर देना है। 32, तो 32 में क्या है, हम्म 32 का करेक्ट आंसर है बच्चों बी। अब बी कैसे है देखो समझो। डिकम्पोजर्स आर, देखो ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं आपको पता है, जो भी डेड डिकेइंग एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, उनको ये डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, ठीक है। एक तरीके से उनका खाना होता है, वहां पे जो फॉरेस्ट फ्लोर पे जो भी चीजें मर जाती है, सड़ जाती है, गल जाती है, उनको डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, एक तरीके से डिकम्पोज कर देते हैं। वन महोत्सव इज यूजुअली सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। अब जो आपके दोनों हैं, these are the false statement. The emergent layer receives very little sunshine and thus the plants in this layer have larger trees to absorb maximum sunlight. This is incorrect statement. Carnivores that eat herbivores are called primary consumers. कि carnivores जो herbivores को खाते हैं उनको हम primary consumers बोलते हैं. This is also incorrect statement. देखो बच्चों क्यों इनकरेक्ट है, देखो द टॉलेस्ट ट्रीज इन द फॉरेस्ट दैट मे रीच द हाइट ऑफ 200 फीट, ये फॉरेस्ट वाले चैप्टर में पढ़ोगे आप लोग। फ्रॉम द इमर्जेंट लेयर देयर इज प्लेंटी ऑफ सनलाइट इन दिस लेयर, तो यहाँ पे बहुत सारी सनलाइट होती है, प्लेंटी ऑफ सनलाइट होती है। herbivores that consume the autotrophs और green plants are called primary consumers। कि भाई प्राइमरी कंज्यूमर्स किसको बोलेंगे, जो कि ग्रास को खाते हैं, आप सबको पता है ना, जैसे कि डियर हो गया, बफलो हो गया, काऊ हो गई, ये सारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। तो कार्निवोर्स तो क्या हो गए, आपके सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए। सो दैट इज व्हाई ये दोनों स्टेटमेंट गलत है एंड बी इज द करेक्ट आंसर। व्हेन अ पर्सन एक्सेल व्हाट हैपेंस टू द डायफ्राम एंड रिब्स। अब आप देखो जब हम लोग को बोला जाता है कि आपको डीप ब्रीदिंग करनी है, तो डीप ब्रीदिंग का तरीका क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या करना है, नॉर्मल होके, जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो प्रॉपर सही तरीके से ब्रीदिंग करते हैं, आप और हम तो बड़े होने के बाद गलत ब्रीदिंग करते हैं। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखो जब हम सांस लेते हैं तो आपने फील किया होगा आपका पेट अंदर जा रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में क्या सही होना चाहिए, आपका पेट बाहर आना चाहिए। जैसे पेट बाहर गया, ठीक है, और जब हम एक्सेल कर रहे हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए। जब योगा प्राणायाम को आप देखोगे ना तो करेक्टली तब आपको पता लगेगा। छोटे बच्चे को इमेजिन करके देखो, जब वो सांस लेता है ना तो जब वो इनहेल करता है तो पेट बाहर जाता है, एक्सेल करता है तो पेट अंदर आता है। तो अब रिब्स के केसेस में क्या होता है, रिब्स के केसेस में क्या होगा, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, मतलब जब हम सांस को बाहर निकाल रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, देखो आपका जो डायफ्राम है, ठीक है, यहाँ पे जैसे आपके लंग्स है, ये लंग्स है और इसके जस्ट नीचे आपका डायफ्राम होता है। तो ये डायफ्राम क्या होता है, जब आप एक्सेल करते हो, मतलब जब आप सांस को बाहर निकालते हो तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, थोड़ा सिकुड़ता है, और रिब्स आपकी क्या होती है, थोड़ी सी बाहर की तरफ आती है, मूव्स आउटवर्ड एंड अपवर्ड एंड आउटवर्ड।
ऐसे करके देखो। सही तरीका बच्चों क्या होता है, सांस जब अंदर लोगे पेट बाहर जाएगा, सांस जब आप छोड़ोगे तो पेट अंदर जाएगा। ठीक है, चलिए योगा भी सीख लिया आप लोगों ने। रेफर टू द नेम्स ऑफ फूड आइटम्स गिवन बिलो। कुक्ड राइस, थोड़ा सा आज पट्टी बांध के रखना, अपनी कमर कस के रखना, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा सेशन हो रहा है, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट को समझना, क्वेश्चंस को सॉल्व करना। एक बार में नहीं कर पाओ, 2 बार में वीडियो देख सकते हो, बट देखना पूरा है। ठीक है, स्पीड अप करके देख सकते हो, बट मेरी राय हमेशा ये रहेगी कि आप स्पीड अप करके ना देखें, कॉन्सेप्ट को 1 by 1 समझे। Refer to the names of food items given below. Cooked rice, potato, salt, wheat bread, butter, cheese, popcorn, egg. Which among them will bluish black? तो बच्चों ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट है। कार्ब्स का जब आप टेस्ट करते हो, स्टार्च टेस्ट, ठीक है, आप लोग क्लास में पढ़ोगे, स्टार्च टेस्ट जब आप करते हैं तो ये क्या होता है, ब्लूइश ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब यहाँ पे देखो, इसमें कार्ब्स है, पोटैटो में कार्ब्स होता है, सॉल्ट में नहीं है, व्हीट ब्रेड में कार्ब्स होता है, बटर में नहीं होता, चीज में नहीं होता, पॉपकॉर्न में होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए 1, 2, 4 एंड 7। ए शुड बी द करेक्ट आंसर। ये देखो, ऐसा कुछ आयोडीन टेस्ट होता है हम लोगों का। पोटैटो पे हम लोग आयोडीन डालते हैं और उसके बाद में इसका जो कलर होता है वो ब्लूइश ब्लैक हो जाता है। सेम फॉर ऑल द कार्ब्स थिंग्स, कि जिसमें भी आप ये आयोडीन सॉल्यूशन डालोगे तो ब्लूइश ब्लैक हो जाएगा। आप ये करके भी देख सकते हो घर पे। आइडेंटिफाई द ग्रुप दैट कंटेन्स ऑल मोनोइयस प्लांट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मेज, कोकोनट, कुकुम्बर, कोकोनट, पपाया, मेज। अब इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट आपको याद रखने की जरूरत है बच्चों, कि कौन कौन से ऐसे प्लांट होते हैं जो कि जिसमें कि मेल और फीमेल पार्ट्स एक साथ होता है, और कौन से ऐसे प्लांट होते हैं जिसमें कि सिर्फ मेल पार्ट होता है या फिर फीमेल पार्ट होता है। तो देखो यहाँ पे देखो, जैसे हिबिस्कस आप लोगों ने देखा होगा, हिबिस्कस का जो फ्लावर होता है उसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। ठीक है, जैसे मेल पार्ट कौन सा हो गया यहाँ पे आपका, फिलामेंट हो गया, ठीक है, सॉरी एंथर, एंथर आपका हो गया स्टिक, और यहाँ पे ये ओवरी किसका हो गया, ये आपका फीमेल का पार्ट हो गया। ठीक है, स्टाइल किसका पार्ट हो गया, स्टाइल आपका फीमेल का पार्ट हो गया, स्टिग्मा आपका फीमेल का पार्ट हो गया। ठीक है, देन उसके बाद में स्टेमन आपका मेल पार्ट हो गया, देन उसके बाद में फिलामेंट आपका यस मेल पार्ट हो गया, एंथर आपका मेल पार्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेल प्लस फीमेल दोनों पार्ट है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, ये फीमेल पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स गिवन है जो कि मेल प्लस फीमेल जिसमें दोनों है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, मेज, कोकोनट और कुकुम्बर। बाकी सब में कोई कोई ऑप्शंस आपके मेल है, कोई कोई ऑप्शंस आपके सॉरी फीमेल है, कोई कोई ऑप्शंस आपके मेल फीमेल दोनों है। ठीक है, तो सारे आप जाकर के चेक कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज रेफर टू द, क्योंकि ये गूगल करने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। रेफर टू द गिवन फिगर ऑफ ब्लड वेसल्स, आइडेंटिफाई एक्स वाई जी एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब ये समझने वाला क्वेश्चन है। ब्लड वेसल्स का यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे चूज करना है। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं बच्चों। जो यहाँ पे आपको गिवन है, ये जो है एक्स, एक्स क्या है, आपकी आर्टरीज है। ठीक है, और ये आपकी क्या है, ये आपकी कैपिलरीज है। जेड क्या है, आपकी वेन्स है। ठीक है, पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहां से आपके फ्रॉम हार्ट, ठीक है, हार्ट से जो ब्लड आ रहा है, आर्टरीज उसको क्या करती है, भेजती है किसके पास में, वेन्स के पास में। लेकिन वेन्स के पास में आने से पहले बीच में ही कैपिलरीज होती है। ठीक है, तो कैपिलरीज बहुत ही थिन होती है और वहां पे आपके क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, और जो भी छोटे मोटे एक्सचेंज होते हैं, मतलब आपका जो ब्लड है वो हार्ट से किस में आता है, आर्टरीज में आता है। ठीक है, हार्ट से आपके आर्टरीज में आया, और ये एक्स्ट्रा आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ, ऑल्दो अभी आप लोगों के ये नहीं आया है, लेकिन आप लोगों को अच्छा क्लियर हो जाएगा कि आर्टरीज से वो आर्ट्रियोल्स में आता है, फिर उसके बाद में वो कैपिलरीज में जाता है, कैपिलरीज से वो वेन्यूल्स में जाता है, फिर उसके बाद में वो वेन्स में जाता है, एंड देन उसके बाद में फिर वो वापस से हार्ट के पास में चला जाता है। मतलब कि सिंपल लॉजिक की अगर हम बात करें तो पहले आपके दिल से खून किस में गया, आर्टरीज में गया, जिसको कि हम हिंदी में धमनी बोलते हैं। फिर किस में गया, वो कैपिलरीज में गया, और फिर वो वेन्स में गया, और वेन्स से वापस से हार्ट में चला गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि आर्टरीज की जो वॉल होती है बहुत ही थिक होती है, और यहाँ पे प्रेशर क्या होता है बच्चों, हाई प्रेशर होता है। ठीक है, और फंक्शन की अगर हम बात करें तो भाई ये खून को लेकर के जाता है। ठीक है, कैपिलरीज बहुत ही थिन, आप यहाँ पे इमेज में भी देख सकते हो, प्रेशर मीडियम होता है, और फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे
ब्लड का आपके गैसेस का एक्सचेंज होता है, जो भी आपके बस न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उन सब चीजों का एक्सचेंज होता है। वेन्स क्या होती है, थिन होती है, ऑल्दो यहाँ पे आपको दिखा रखा है लेकिन एक्चुअल में ये पतली होती है, थिन होती है। प्रेशर यहाँ पे लो होता है और इसका काम क्या होता है, यहाँ पे ब्लड को लेके जाना होता है और यहाँ पे ब्लड को हार्ट के पास लेके जाना होता है, टू हार्ट। ठीक है, ये सारे फंक्शंस क्लियर हो गए आपको, आर्टरीज, वेन्स। अब आई होप यहाँ पे आप डायग्राम देख के अच्छे से समझ पाओगे। पहला क्या बोल रहा है कि ब्लड फ्लोज थ्रू एक्स अंडर हाई प्रेशर। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि जो आपका ब्लड है वो एक्स से जा रहा है और एक्स से जाके वो क्या है, हाई प्रेशर से जा रहा है। समझते हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया बच्चों। एक्स मतलब कि आपकी आर्टरीज हो गई, तो ब्लड आपका आर्टरीज में क्या होता है, आपका प्रेशर हाई होता है, तो दैट मींस फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनकरेक्ट। बी में क्या बोला है, वाई हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। वाई क्या है, हमारी कैपिलरीज है और यहां पे ही हमने बात करी कि गैसियस एक्सचेंज होता है, दैट मींस दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। देन उसके बाद में सी स्टेटमेंट सेज जेड हैव थिक इलास्टिक वॉल, कि जेड के पास में थिक वॉल्स होती है, जबकि हमने क्या पढ़ा कि वेन्स की जो वॉल होती है वो थिन होती है, पतली होती है। यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हो, यहाँ पे ये वॉल्स मोटी है, जबकि यहाँ पे अगर आप वॉल्स देखोगे तो ये थिन हो गई है। तो दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एक्स इज यूजुअली डीपली सीटेड, और पूछा है कि जो आपका एक्स है वो डीपली सीटेड होता है, तो ये बिल्कुल सही है बच्चों। आर्टरीज जो होती है वो बॉडी के अंदर डीप होती है, सो दैट इज व्हाई डी ऑप्शन इज आल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, इनकरेक्ट, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आता है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। फर्मेंटेशन क्या होता है, अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड यील्ड वेरी लिटिल एनर्जी। ठीक है, इन स्टेटमेंट्स को बेसिकली वन बाय वन हम यहाँ पे समझते हैं। फर्मेंटेशन क्या हो गया, ऑक्सीजन के बिना होती है, ये एनारोबिक आपकी कंडीशंस होती है। ठीक है, बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस करती है, तो दैट मींस ये आपका स्टेटमेंट क्या है, सही हो गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट सेज इंटरनल रेस्पिरेशन। अब इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है, ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, ब्लड और जो आपकी ब्लड सेल्स होती है, ठीक है, ब्लड और ब्लड सेल्स के बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है, दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट सेज एक्सेलेशन डिक्रीजेस इन एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। क्यों गलत है, प्रेशर डिक्रीज होने से एयर बाहर जाती है, ये गलत है। एक्चुअल में क्या होता है, एक्सेलेशन में मतलब जब हम सांस बाहर निकालते हैं, लंग्स का वॉल्यूम कम होता है, लंग्स सिकुड़ते हैं, अभी हम लोगों ने देखा कॉन्ट्रैक्शन होता है उनके बीच में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, लंग्स का वॉल्यूम कम होता है तो प्रेशर बढ़ता है, तो दैट मींस प्रेशर जब बढ़ता है तो एयर बाहर निकलती है। सिंपल लॉजिक याद रखना है, जब हाई प्रेशर होगा तो एयर बाहर निकलेगी और जब लो प्रेशर होगा तो एयर अंदर जाएगी। ठीक है, हाई प्रेशर होगा तो एयर बाहर निकलेगी और लो प्रेशर होगा तो एयर अंदर जाएगी, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है एंड दैट इज व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Last says stomata present on the surface of leaves and young stems। ठीक है, कि भाई वो लीव्स और यंग स्टेम्स पे स्टोमेटा आपका प्रेजेंट होता है। सो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया बच्चों, सॉरी, ये थर्ड स्टेटमेंट भी आप लोगों का गलत हो गया ना, ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे प्रेशर को क्या बता दिया, डिक्रीज बता दिया है, डिक्रीज इन प्रेशर, जबकि यहाँ पे तो इंक्रीज होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। सॉरी, सही हो गया, आई एम सो सॉरी, ये स्टेटमेंट भी आपका सही हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन सेज सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, कि हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे इनकरेक्ट मैच बताना है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज फर्मेंटेशन अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड यील्ड वेरी लिटिल एनर्जी. तो ये स्टेटमेंट सही है बच्चों कि आपका जो फर्मेंटेशन होता है वो ऑक्सीजन के बिना होता है, एनॉर्बिक आपकी रिएक्शंस होती है, बहुत कम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट सही हुआ. सेकंड सेज इंटरनल रेस्पिरेशन. इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड ब्लड सेल्स, एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि इंटरनल रेस्पिरेशन आपने देखा होगा कैपिलरीज में क्या होता है भाई, आप लोगों का गैसियस एक्सचेंज होता है. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. तो हमारा क्या हो गया, ये दोनों तो करेक्ट हो गए. अब थर्ड देखते हैं एक्सहेलेशन. एक्सहेलेशन में क्या बोला, डिक्रीज इन एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स. तो ये गलत हो गया बच्चों, क्योंकि हमने स्टेटमेंट क्या कह रहा है, प्रेशर डिक्रीज होने से एयर बाहर जाती है, जबकि एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम एक्सेल करते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, तो लंग्स का वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है, प्रेशर बढ़ता है और इसकी वजह से एयर बाहर निकलती है. ठीक है, सिंपल रूल, थंब रूल याद रखना है कि जब हाई प्रेशर होगा तब अंदर हवा आएगी, और जब लो प्रेशर होगा मतलब कम प्रेशर होगा तब हवा बाहर जाएगी. लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या हो रहा है, मिसमैच हो रहा है, यहाँ पे इनकरेक्ट मैच हो रहा है. यहाँ पे ये जो मैच है ये इनकरेक्ट है, सो दैट इज वाई दिस शुड बी द करेक्ट आंसर. बट हम लास्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं. स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स एंड यंग स्टेम्स. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. स्टोमेटा सिर्फ लीव्स पे ही नहीं होती, जैसे आपने देखा होगा कि डेजर्ट में क्या होते हैं, थॉर्न्स होते हैं, वो लीव्स जो होती है वो थॉर्न्स में कन्वर्ट हो जाती है, तो वहां पे गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है, उनकी स्टेम के थ्रू होता है. तो वो स्टेम से भी वहां पे भी स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, तो दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो करेक्ट. लेकिन हमसे क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा है, तो आपका जो आंसर है वो क्या है बच्चों, वो सी ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन से इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट 1 है रूट हेयर हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट. स्टेटमेंट 2 सेज रूट हेयर डिक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द रूट्स फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. देखो यहाँ पे आपके सामने मैंने ये पिक्चर लगाई है, ऑल्दो ये क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, आपको समझाने के लिए लगाई है बच्चों कि यहाँ पे हो क्या रहा है. कि फर्स्ट स्टेटमेंट बोला रूट हेयर हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो ये बिल्कुल सही है बच्चों. ये जो प्लांट आप देख सकते हो, ये जो है ये रूट हेयर जो होते हैं वो वाटर और मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में काम करते हैं, तो ये स्टेटमेंट सही है. रूट हेयर डिक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ रूट्स, कि भाई ये सरफेस एरिया ऑफ रूट्स का कम करता है रूट हेयर, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका हो गया स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. सी इज द करेक्ट आंसर. Read the given statements and select the option that correctly fills any 2, 3. Okay. क्वेश्चन शायद ये कंप्लीट नहीं आया, मैं एक बार देख लेती हूँ. क्वेश्चन नंबर 39. टू थ्री ऑफ द गिवन ब्लैंक्स. अच्छा ठीक है, ऑफ गिवन ब्लैंक्स. चलो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसको समझते हैं बच्चों, क्या हमसे बोला गया है. स्टेटमेंट वाइज हम इसको समझेंगे सबसे पहले, देन विल डिस्कस द आंसर. पॉलिनेशन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ स्नेक्स इज कॉल्ड व्हाट. फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है आप लोगों को, ओपियोफिली या फिर शिरोफेट्रियोफिली. ठीक है, तो सही टर्म क्या है, सही टर्म है आप लोगों की ऑफियोफिली. ठीक है, ऑफियोफिली. पॉलिनेशन बाय स्नेक्स इज कॉल्ड ऑफियोफिली. जो आप लोगों का ये होता है वो किस में होता है, वो बैट्स में होता है बेसिकली, वो स्नेक्स में नहीं होता है. सो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन हमारा सही जाना चाहिए. लेकिन देखते हैं बाकी के स्टेटमेंट्स भी क्या कहते हैं. outermost floral fruits dash constitutes the outermost floral walls. ठीक है, तो फ्लावर के जो वॉल्स होते हैं उसमें क्या होता है, सेपल्स आउटरमोस्ट होती है सबसे बाहर की, देन पेटल्स होता है, देन स्टेमन, कार्पेल. इसलिए ये क्या हो गया, इसका जो करेक्ट आंसर हो गया सेकंड होना चाहिए आपका सेपल. ठीक है, तो ये जो होना चाहिए इट शुड बी सेपल. अब आगे देखते हैं थर्ड. फ्रूट्स फॉर्म फ्रॉम द थैलेमस सच एज पी आर कॉल्ड क्यू फ्रूट्स. तो देखो बच्चों, एप्पल जैसे जो फ्रूट्स होते हैं वो थैलेमस से बनते हैं. ठीक है, इन्हें कहते हैं फॉल्स फ्रूट्स. ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, फॉल्स फ्रूट्स. लेकिन जो बनाना है
वो क्या होता है, वो पार्थेनियोकार्पिक फ्रूट है, सीडलेस फ्रूट है, जो कि थैलेमस से नहीं बनता है, जो कि थैलेमस से नहीं बनता है। दैट मीन्स जो ऑप्शन डी दे रखा है वो पी जो है बनाना, वो आपका गलत हो गया है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया है कि ये जो है ये थैलेमस से नहीं बनता है। यहाँ पे पी आपका अगर एप्पल होता तो ये सही हो सकता था, बट ये नहीं है। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज autogamy leads to self fertilization and it always occurs in dash flowers. ऑटोगमी कहाँ पे होती है बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन को हम बोलते हैं। ठीक है, ये यूजुअली बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होता है, यूनिसेक्सुअल में नहीं होता है, क्योंकि बाइसेक्सुअल अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जैसे हिबिस्कस होता है। तो सी ऑप्शन आपको यहाँ पे हिबिस्कस गिवन है। ठीक है, सी आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपको यहाँ पे यूनिसेक्सुअल गिवन है, सॉरी। तो दैट इज वाई ये भी आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ किस में होगा, सेल्फ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में होगा। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपका फिफ्थ स्टेटमेंट सेज द शूट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस इज कॉल्ड व्हाट। उसको हम क्या बोलते हैं, शूट फॉर्मिंग पार्ट एम्ब्रियो में जो होता है इज व्हाट, इट इज प्लूमूल, प्लूमूल। ठीक है, प्लूमूल होता है, और ये हमारा किस में गिवन है, फिफ्थ में ये गिवन है। सो दैट इज वाई इसका जो आंसर होना चाहिए इट शुड बी ऑप्शन नंबर बी। 39 का आपका आंसर हो गया बी। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल्स द ब्लैंक फर्स्ट एंड टू। जिसको स्पीड लग रही हो वो सेटिंग्स में जाके स्पीड डाउन भी कर सकता है। ठीक है, सारी तरीके के ऑप्शंस आप लोगों को यूट्यूब ने ऑलरेडी दे रखे हैं। जिसको स्लो लग रहा है वो स्पीड अप कर सकता है, जिसको स्पीड अप लग रहा है वो स्लो कर सकता है, बट कॉन्सेप्ट समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज ये मेरी बहुत मदद करेगा। ऐसे अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट आप लोगों के मैं आगे और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस और पेपर्स का सॉल्यूशंस लेकर आने वाली हूँ। तो प्लीज एक फ्रेंड के साथ में जरूर इस वीडियो को शेयर करें। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ताकि मैं बहुत सारे बच्चों की रीच तक पहुंच पाऊं। रीड द गिवन पैराग्राफ एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल द ब्लैंक्स 1 and 2. Translocation of food in plants takes place through the cells of first and has elongated cells called this that placed at चलो अब पहले हम लोग समझते हैं जाइलम फ्लोएम आपका क्या होता है, फिर उसके बाद में हम लोग डिटेल्स पे जाएंगे। देखिए बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो कि क्या पूछा है। प्लांट्स में जो आप सबको पता है प्लांट में जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। फ्लोएम में आपका फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका वन वे ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो प्लांट्स में फूड ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट किससे होता है और उस टिश्यू सेल वो कौन से होते हैं। ठीक है, तो दो मेन हम लोगों ने बात करी। जाइलम में आपके वाटर और मिनरल्स का होता है, वन वे होता है। फ्लोएम में आपका फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, जिसको हम ग्लूकोज बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट करता है और फिर वो बाकी लीव्स के थ्रू पूरे उसमें पहुंच जाता है। तो पहले आप लोगों को जाइलम और फ्लोएम के कॉन्सेप्ट समझ में आ गए। ठीक है, अब हम लोग इसके डिटेल्स को समझते हैं कि सबसे पहले पूछा आपका ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो फूड ट्रांसपोर्ट के लिए हम लोग क्या बोला है, हम लोगों ने फ्लोएम बोला है। तो दैट मीन्स फर्स्ट आपका क्या होना चाहिए, फ्लोएम होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि इसमें फ्लोएम कौन कौन से ऑप्शन में गिवन है। तो ये आप लोगों के बी और डी ऑप्शन में गिवन है, तो यहां से आप ए और सी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, पर फिर भी हम लोग पूरा क्वेश्चन समझेंगे। देन उसके बाद में बोला है कि फ्लोएम में इलोंगेटेड सेल्स होते हैं और इन्हें कहते हैं सीव ट्यूब्स। फ्लोएम में जो आपके इलोंगेटेड सेल्स होते हैं उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, सीव ट्यूब्स कहते हैं। एक के ऊपर एक लगे हुए होते हैं, ट्यूब्स बनाते हैं और इस तरीके से फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं, और इनको हम लोग क्या कहते हैं, सीव ट्यूब्स कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अब हम लोग ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सेज, हम लोगों ने बोला गलत ही हो गया है। ठीक है, सी भी गलत हो गया। अब बी में देखते हैं, बी में क्या बोला है, फ्लोएम और स्टोमेटा। तो स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज के लिए होता है, इसलिए ये हो नहीं सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये हमने बोला सीव ट्यूब्स होते हैं किसमें, फ्लोएम में, जिससे कि क्या होता है, फूड ट्रांसफर होता है, और फूड ट्रांसफर को ही हम लोगों ने क्या बोला है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज करेक्टली कैटेगराइज। ठीक है, ये नहीं है, ये कुछ गलती से आ गया कि करेक्टली कैटेगराइज कैसे, एनिमल अडेप्टेड टू द डेजर्ट हैबिटेट और इट इज अडेप्टेड टू द पोलर हैबिटेट।
तो कैंगरू रेट होते हैं जो बच्चों डेजर्ट में होते हैं, और रेनडियर जो होते हैं वो आपके किस में होते हैं, पोलर रीजन्स में होते हैं। जिंगल बेल आप लोगों ने देखा भी होगा, उसमें रेनडियर। और कैंगरू रेट्स कैसे होते हैं मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इनकी पूंछ बहुत लंबी होती है, ठीक है, और ये रेनडियर है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द पेयर ऑफ विटामिन्स मैन्युफैक्चर्ड इन द ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी में कौन सी विटामिन्स प्रोड्यूस होती है। तो विटामिन डी तो आप सब लोगों को पता है, ठीक है, तो दैट मीन्स सी और डी से तो ऑप्शन नहीं होगा। जो दूसरी विटामिन होती है सी के लिए तो आप लोगों को क्या होते हैं, या तो ऑरेंजेस खाने पड़ते हैं, लेमन खाना पड़ता है, लेकिन विटामिन के भी जो होती है वो आपकी बॉडी में ही प्रोड्यूस होती है। सो दैट इज वाई ए इज द करेक्ट आंसर। रेफर टू द गिवन फूड वेब एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इट। बस फाइनल हम लोग 50th क्वेश्चन पे जल्दी से पहुंचने वाले हैं, बस थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बना के रखें। यहाँ पे एक फूड वेब गिवन है, और उस फूड वेब के अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस को समझ के क्या करना है, आंसर्स देने हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, वो टी से हो रहा है, ठीक है, टी से स्टार्ट हो रहा है, टी से पी पे जा रहा है, पी से क्यू पे जा रहा है। देखो सबसे पहले यहां से स्टार्ट हो रहा है हमारा, ठीक है, यहां से किस पे जा रहा है, टी से पी पे जा रहा है, टी से इधर आर पे भी जा रहा है, फिर पी से यहाँ पे क्यू पे जा रहा है, क्यू से आर पे, आर से एस पे, और लास्ट में जो हमारा है वो यू है। तो मतलब टी तो हमारा प्रोड्यूसर हो गया, ये तो सबको समझ में आ गया। टी जो होगा वो हमारा प्रोड्यूसर होगा। जिसके पास इनकमिंग एरो नहीं है दैट मींस यहाँ पे टी प्रोड्यूसर हो गया, और हम सभी लोग जानते हैं कि केवल एक ही प्रोड्यूसर है इस फूड वेब में, ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो गया, जो प्रोड्यूसर को खाते हैं, दैट मींस या वो पी भी हो सकते हैं और वो आर भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही एरो कहां से पी की तरफ भी जा रहा है और आर की तरफ भी जा रहा है, तो पी और आर हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स है। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन से होंगे, जो कि पी और आर को खाएंगे। तो पी और आर को कौन कौन खा सकता है, क्यू भी खा सकता है, एस भी खा सकता है, और यू भी खा सकता है, ठीक है। तो समझो बच्चों, ये क्या हो गया आप लोगों का, ये आपको का प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, इसको मैं नंबर 1 दे देती हूँ। ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। देन उसके बाद में एस भी आपका सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, और यू भी आपका सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो ऑप्शन सब चेक करते हैं हम लोग। ए ऑप्शन में क्या बोला है कि देर आर 3 सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड 2 प्रोड्यूसर्स। ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर्स तो सिर्फ एक ही है ना, प्रोड्यूसर्स तो सिर्फ हमारा टी है, तो दैट इज वाई दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देर आर 2 ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म इन द गिवन फूड वेब। ओमनीवोरस का मतलब हो गया जो कि प्लांट्स प्लस एनिमल दोनों को खाए, है ना, और डायग्राम में ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, सो दैट इज वाई ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। C option says an increase in the population of U will result in decrease in the population of Q and S। ये बिल्कुल सही है बच्चों, कि अगर U क्या होगा, U की इंक्रीज होगा, मतलब U बढ़ेंगे, तो डेफिनेटली U कब बढ़ेंगे, तो U बढ़ेंगे तो हमारा S और जो Q है, S और Q क्या होंगे, वो डिक्रीज होंगे। U बढ़ेगा तो Q और S ज्यादा खाएंगे, Q और S को ज्यादा खाएंगे, तो उनकी पॉपुलेशन डेफिनेटली कम हो जाएगी, घटेगी। सो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। एंड डी है ऑल ऑफ दीज, ये हो नहीं सकता, तो हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा गया है, सो सी इज द करेक्ट आंसर। Identify P, Q and R in the given Venn diagram and select the incorrect statement regarding them. P says deficiency diseases, Q says it is caused due to the deficiency of protein, fats and carbohydrate। ये दोनों का मिक्सचर होना चाहिए Q में, और R में क्या होना चाहिए, इन दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल देखो, डेफिशिएंसी डिजीजेस क्या होती है आप सब लोगों को पता है, जो कि हम लोग कोई प्रोटीन विटामिन नहीं खाते हैं, उसकी वजह से बाहर से जब हम लोगों को डेफिशिएंसी हो जाती है, फैट कार्बोहाइड्रेट जो भी चीजें हम नहीं खा रहे हैं, तो उसकी वजह से माल न्यूट्रिशन हो जाता है, एनर्जी डेफिशिएंट हो जाते हैं। तो दैट मींस पी क्या है, जनरल डेफिशिएंसी डिजीजेस है, जैसे कि आपकी एनीमिया हो जाता है, जिसको हम खून की कमी बोलते हैं, स्करी, जिसमें कि आपके गम्स की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लीडिंग होने लगती है। तो डेफिशिएंसी डिजीजेस में क्या होगा आप लोगों का, पी स्टेटमेंट एनीमिया और स्करी हो सकता है, तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या बोला, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। देन आर सेज डेफिशिएंसी ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन्स, deficiency of fat soluble vitamins, vitamin A, D, E, K, A, D, E, K। The symptoms of R could be nerve
disorder and muscle weakness. The symptoms of Q could be weight loss, dehydration and dry skin. R could be disease like beriberi and pellagra. ठीक है, चलो R क्या हो सकता है आप लोगों को? It is caused due to the deficiency of fat soluble vitamins. तो ये क्या हो सकते हैं? फैट soluble विटामिन कौन से होते हैं आप लोगों के? A, D, E और K. ठीक है, वाटर solubles कौन से हो गए? B और C. तो अब हम आगे बात करते हैं, अब ऑप्शन चेक करते हैं. पी कुड बी एनीमिया और स्करी, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. बी स्टेटमेंट सेज नर्व डिसऑर्डर एंड मसल वीकनेस. तो विटामिन ई की डेफिशिएंसी से आपके क्या होता है? नर्व प्रॉब्लम्स हो सकती है, और विटामिन डी की कमी से आपके क्या हो सकता है? मसल वीकनेस हो सकती है. तो दैट मीन्स ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो गया. और सी स्टेटमेंट क्या है आप लोगों का कि वेट लॉस, डिहाइड्रेशन, ड्राई स्किन, वो किस में होगा? वो आपके माल न्यूट्रिशन, जिसमें हमने बोला ना कि भाई एनर्जी नहीं है उसके पास में. तो दैट मीन्स ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो गया. डी जो स्टेटमेंट है आपका, आर कुड बी बेरीबेरी और पेलेग्रा, ये गलत है बच्चों. ये क्यों गलत है? क्योंकि आर क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन्स. आर क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या है? ए, डी, ई के. लेकिन जो आपकी बेरीबेरी होती है वो विटामिन B1 की वजह से होती है, और B1 क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है. और पेलेग्रा जो है वो भी आपके विटामिन B3 की वजह से होती है. वो भी क्या है? वो भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है. तो ये फैट सॉल्युबल नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. रीड द गिवन पैसेज एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिल अप द ब्लैंक्स. 1 to 4 डिकम्पोजर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डैश ऑफ न्यूट्रिएंट्स. चलो हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको पढ़ के फिर वापस से डिकोड करेंगे बेसिकली. तो पैसेज क्या कह रहा है बच्चों कि डिकम्पोजर्स न्यूट्रिएंट्स को वापस एनवायरनमेंट में लाते हैं, फिर प्लांट्स उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को वापस एनवायरनमेंट में लाते हैं और प्लांट्स उनको एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, ये हम लोगों ने समझ लिया कि पैसेज क्या बोल रहा है. अब सबसे पहले क्या समझना है कि डिकम्पोजर्स क्या होते हैं. डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को तोड़ते हैं. जो भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनको तोड़ते हैं और न्यूट्रिएंट्स को वापस एनवायरनमेंट में लाते हैं. ठीक है, इससे क्या कहते हैं? रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं हम लोग इसको. रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स. भाई न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग हो गई ना. प्लांट था, फिर उसका न्यूट्रिएंट क्या हो गया? सॉइल में चला गया, सॉइल से वापस प्लांट में आ गया. तो एक तरीके से या एनिमल के अंदर जो न्यूट्रिएंट था वो सॉइल में चला गया, सॉइल से वापस प्लांट में आ गया. तो ये क्या हो रहा है? न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग हो रही है. तो फर्स्ट क्या हो गया? डैश ऑफ न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, तो डैश ऑफ न्यूट्रिएंट्स में क्या होगा? रिसाइकलिंग. तो रिसाइकलिंग किसमें है? बी और डी में है. तो यहां से आप लोग ए और डी ऑप्शन तो ए और सी ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हो. चलिए, किसी को अगर ये नहीं पता हो तो वो क्या करेगा? सेकंड में क्या है? बैक्टीरिया. सेकंड में क्या है? बैक्टीरिया एंड डैश आर द एग्जांपल. तो बैक्टीरिया एंड फंगाई. ठीक है, कॉमन डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं हमारे? बैक्टीरिया और फंगाई. तो फंगाई किस में है बच्चों? फंगाई आपके बी में भी और डी में भी है. चलिए यहां तक तो कॉमन बना हुआ है. नेक्स्ट को हम समझते हैं. यहां पे भी फंगाई है, यहां पे भी फंगाई है. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? नेक्स्ट स्टेटमेंट सेज न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इनटू व्हाट? भाई वो मिट्टी में ही तो जाते हैं, सॉइल में जाते हैं, तो एयर में थोड़ी जाएंगे. वो जो न्यूट्रिएंट्स डिकम्पोज हुए हैं आपके, वो क्या हवा में थोड़ी उड़ेंगे? वो तो सॉइल में जाएंगे ना. दैट मीन्स हमारा डी आंसर होना चाहिए. बट लास्ट स्टेटमेंट भी हम पढ़ लेते हैं. एब्जॉर्ब बाय व्हाट? स्टेम थोड़ी एब्जॉर्ब करता है. सबसे पहले तो हम रूट्स को ही बोलते हैं ना, रूट्स के थ्रू ही वो एब्जॉर्प्शन होता है. सो दैट इज व्हाई डी इज द करेक्ट आंसर. Now this time is for achiever section. Yes, I'm so proud of you, all of you, जिसने भी ये क्वेश्चन सारे सॉल्व किए मेरे साथ में. Pat your back and say shabash to yourself, my dear students, because you have done great efforts. जो बच्चा अभी तक यहाँ तक बना हुआ है या फिर जिसने ब्रेक करके भी देखा है, I'm so proud of you. Well done everyone. Because I know थोड़ा सा डिफिकल्ट है और टाइम भी ज्यादा लग रहा है, बट आप अभी तक बने हुए हैं. So I'm so proud of you. अचीवर सेक्शंस का बच्चों मैंने बताया था कि यहाँ पे पर क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स होते हैं, और इन क्वेश्चंस को आप लोगों को जरूर अटेम्प्ट करना है, क्योंकि जो मेरिट बनती है आप लोगों के, मान लीजिए किसी बच्चे के 50 मार्क्स है और दूसरे बच्चे के भी 50 मार्क्स है, तो उसमें से फर्स्ट किसको कंसिडर किया जाएगा? फर्स्ट उसको कंसिडर किया जाएगा जिसके अचीवर सेक्शन में मार्क्स ज्यादा है. सो दैट इज वाई हमें अचीवर सेक्शन के क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करने हैं, कभी भी छोड़ के नहीं आने हैं. आइडेंटिफाई P2S इन द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. तो हम लोग यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाएंगे और इसको समझते जाएंगे.
सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं पी क्या है बच्चों। पी आपका किडनी है, सिंपल सा आपको दिख रहा है। क्यू क्या है आपका, यूरेटर है। आर क्या है आपका, यहाँ पे ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर हम जिसको बोलते हैं। और एस क्या है, यूरेथ्रा है। ठीक है, जहां से आपका जो यूरिन होता है बेसिकली वो बाहर निकलता है। तो किडनी में क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है हम लोगों को। यूरेटर ये पाइप की तरह होते हैं जो कि उस लिक्विड को लेके आते हैं। और यहाँ पे आपने देखा होगा एब्डोमेन के जस्ट थोड़ा सा पेट में यहाँ पे नीचे की तरफ कभी कभी हमें बहुत ज्यादा तेज टॉयलेट लग जाती है तो ऐसा लगता है दर्द हो रहा है। वो कहाँ पे होता है, वो ब्लैडर में होता है। वहां पे आपका वो जो यूरिन होता है वो स्टोर होता है और यूरेथ्रा के थ्रू वो बाहर निकल जाता है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते हैं चेक। किडनी आपके एब्डोमेन में डायफ्राम के नीचे होती है, ठीक है। तो दैट मीन्स पी इज प्रेजेंट बिलो द डायफ्राम, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड में क्या बोला, पी एंड आर मेड ऑफ नेफ्रॉन्स। नहीं बच्चों, पी एंड आर जो है आपके नेफ्रॉन्स नहीं होते हैं। जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किडनी में होते हैं, ठीक है। जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो सिर्फ आपके किडनी में ही होते हैं। तो ये आपका गलत हो गया, आर में नेफ्रॉन्स नहीं होता है। ये तो आपका ब्लैडर है जहां पे आपका वो स्टोर होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो गया है, सेकंड स्टेटमेंट ये गलत हो गया है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको पूछा गया है, इन ह्यूमंस पी एंड आर मेड अप ऑफ फाइन टाइनी फिल्टरिंग यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। ठीक है, ये जो होते हैं नेफ्रॉन्स सिर्फ किडनी में होते हैं बच्चों, ये आपके आर में नहीं होते हैं। दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट हम बात करें, क्यू इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर कंडक्टिंग यूरिन फ्रॉम पी टू आर। बिल्कुल सही है, यूरेटर जिसको हम लोग बोलते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहां से जो आपका यूरिन होता है वो एक तरीके से नीचे पास आउट कर दिया जाता है। तो दैट मींस थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट हम यहाँ पे समझ लेते हैं बच्चों, मैश ऑफ कैपिलरीज इन आर फिल्टर्स यूरिन। आर तो यूरिनरी ब्लैडर है ना बच्चों, ब्लैडर सिर्फ यूरिन को स्टोर करता है। फिल्ट्रेशन का होता है, फिल्ट्रेशन तो किडनी में होता है। किडनीज में क्या होती है, नेफ्रॉन्स होती है। तो दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एंड द लास्ट स्टेटमेंट सेज एस स्टोर्स यूरिन टेम्पररली, कि भाई एस जो है आपका जो यूरेथ्रा है वो टेम्पररली यूरिन को स्टोर करता है। बिल्कुल नहीं करता है बच्चों, ये आउटलेट होता है, यहां से यूरिन जो आपका है वो बाहर निकल जाता है। सो दैट इज व्हाई दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया इसके अकॉर्डिंग, आपके दो स्टेटमेंट करेक्ट है, दैट इज फर्स्ट एंड थर्ड। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट केयरफुली एंड चलिए अब इसको हम समझते हैं। सबसे पहले पी क्या है बच्चों आपका, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मेथड। यहाँ पे हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं। इट रिप्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो पी जो होगा वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। क्यू आपका फ्रेगमेंटेशन है। आर आपका बडिंग है, ठीक है। पी क्या है आपका, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। देन उसके बाद में क्यू आपका फ्रेगमेंटेशन है, बडिंग आपकी आर है, एंड स्पोर फॉर्मेशन जो है वो एस की बात करेगा। पहले इसको हम समझते हैं बच्चों, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता क्या है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वेयर न्यू इंडिविजुअल्स डेवलप फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। मतलब जो रूट, स्टेम, लीव्स और इन सबसे एक तरीके से नया प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन क्या है, ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। इसमें क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस और फ्रेगमेंट्स। नाम से पता चल रहा है ना कि भाई जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है वो ब्रेक हो जाता है छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। बहुत सारा का टूट के एक तरीके से बहुत सारे का यहाँ पे कॉम्बिनेशन था और वो फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो गया। बडिंग क्या हो गया, बडिंग में जनरली ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म डेवलप्स एन आउटग्रोथ बड फ्रॉम द पेरेंट कॉमनली सीन इन ईस्ट, हाइड्रा एंड सम फंगाई। कि भाई बड की फॉर्म में क्या हो जाता है, वहां पे एक तरीके से एक नया प्रोपोगेशन हो जाता है, ठीक है। नया प्लांट बोल सकते हो, बैक्टीरिया बोल सकते हो, वो एक तरीके से ग्रो हो जाता है। स्पोर फॉर्मेशन इज अ टाइप ऑफ फॉर्मेशन जहां पे क्या हो जाता है, जैसे फंगाई को हम राइजोफस भी बोलते हैं, और बैक्टीरिया, फंगाई और बैक्टीरिया में क्या होता है, produces numerous tiny single celled reproductive structures called spores। जैसे आपने देखा होगा ना, ब्रेड के फंगाई लग जाती है तो बहुत सारे स्पोर्स, मतलब छेद हो जाते हैं, छोटे छोटे से होल्स हो जाते हैं। तो वो क्या हो गया आपका, स्पोर फॉर्मेशन हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग पहले तो हमें ये समझ में आ गया कि ये चारों चीजें क्या होती है। अब हमें समझना है कि उनके एग्जाम्पल्स क्या है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला है कि पी कुड बी जिंजर एंड एस कुड बी ब्रेड मोल।
ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन ब्रेड मोल्ड में हो सकता है, बिल्कुल सही है। एंड पी कुड बी जिंजर, ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो दैट मीन्स यहां पे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, 47 क्वेश्चन में, एंड यहाँ पे कुछ मिसिंग है बच्चों। यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा है, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा क्या हो गया बच्चों, करेक्ट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट है क्यू कुड बी स्पायरोगायरा वेयर एज आर कुड बी ईस्ट। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका क्या है, सही है, क्योंकि क्यू में क्या हो रहा है, हमने क्या बोला, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा है कि भाई एक से बहुत सारे बन रहे हैं। स्पायरोगायरा में भी क्या होता है, फ्रेगमेंट की फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है। आर क्या है, बडिंग। बडिंग मतलब ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में बडिंग होती है। सो दैट इज वाई ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट सेज आर कुड बी Vallisneria whereas S could be Bryophyllum. This is the incorrect statement because आर क्या है, बडिंग हो रही है, और वेलेसिनेरिया में बडिंग नहीं होती है, उसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। समझ में आया? एंड एस कुड बी स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, ब्रायोफाइलम में स्पोर फॉर्मेशन नहीं होता है, उसमें भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। दैट इज व्हाई दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि यहां पे भी क्या होगा, आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो कि पी होना चाहिए। ठीक है, वेजिटेटिव वीपी लिख लेते थे हम यहाँ पे भी, ये भी वीपी की उसमें है, और ये किस में आना चाहिए, पी के कैटेगरी में आना चाहिए। दैट इज व्हाई दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड दैट इज व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Let's check the last part as well. S could be fern whereas P could be bougainvillea, and it is correct because S जो है वो स्पोर फॉर्मेशन है, फर्न क्या है, स्पोर के थ्रू ही प्रोपगेट होता है, एंड P जो है वो बुगनवेलिया इज अ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो this is the correct statement, so that is why C is the correct answer for this question. Now let's move to the 48th question of this paper. Ananya, a class 7 student, studied the nature of a few common substances with the help of acid-base indicators. Her observations are summarized in the given table with a few blank spaces. चलिए बच्चों, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं, देन उसके बाद में इसके लिए आपको इंडिकेटर्स की नॉलेज होनी चाहिए। नहीं है तो मैं यहाँ पे आपको एक बार ब्रीफ में वापस से आप लोगों को इंडिकेटर्स बता देती हूँ। चलिए, फिनोफ्थलीन जब एसिड में रिएक्ट करता है तो उसका जो रिएक्शन होता है वो कलरलेस होता है। बेस में क्या होता है, वो पिंक और मेजेंटा में दिखता है हमें। टर्मरिक हम सबको पता है एसिड में येलो कलर का हो जाता है, एंड बेस में वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। चाइना रोज एसिड्स में पिंक कलर देता है और बेस में ग्रीन कलर देता है। मिथाइल ऑरेंज एसिड्स में रेड कलर देता है और बेस में येलो कलर देता है। अब क्वेश्चन में वन बाय वन हमें कुछ चीजें गिवन है, उसको हमें समझना है। तो रो 1 में क्या बोला है, फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है। ठीक है, फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है। चाइना रोज मेजेंटा कलर देता है। ठीक है, चाइना रोज आपका मेजेंटा कलर देता है, सही गिवन है। ठीक है, फिर उसके बाद में मिथाइल ऑरेंज रेड कलर देता है, बिल्कुल सही है। तो जो ये क्या हो गया, बेसिकली एसिड हो गया ना। ठीक है, ये क्या हो गया, आप लोगों का सब्सटेंस क्या हो गया, ये एसिड हो गया। एसिड हो गया। अब एसिड जब टर्मरिक सॉल्यूशन के साथ वो करता है तो वो किस कलर में का हो जाता है, वो येलो कलर का हो जाता है। तो यहां पे आपके क्या हो जाएगा, इट वुड बी येलो। समझ में आ गया आप लोगों को? सिंपल स्टेटमेंट है। अब दूसरे में आपसे पूछा है लाइम वाटर। ठीक है, लाइम वाटर क्या है, लाइम वाटर बेस होता है बच्चों चूना जिसको हम बोलते हैं। तो दैट मीन्स यहां पे आप देखो बेस कहां पे आएगा। अच्छा, ये तो हमें समझने की बात है कि लाइम वाटर क्या है, हमारा बेस है। अब जब लाइम वाटर बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, लाइम वाटर इंडिकेटर कौन सा गिवन है देखते हैं, कलरलेस हो रहा है, फिनोफ्थलीन कलरलेस, फिनोफ्थलीन कलरलेस। सॉरी सॉरी, एक सेकेंड दोबारा देखते हैं हम इसको। लाइम वाटर
यहाँ पे मैंने नेक्स्ट वाला पढ़ लिया, अब तो मैं भी थक गई हूँ। सो लाइम वाटर क्या होगा बच्चों? लाइम वाटर बेस है, फिनोफ्थलीन में वो क्या करेगा? पिंक कलर हो जाएगा। फिनोफ्थलीन में वो पिंक कलर हो जाएगा। देखो यहाँ पे गिवन भी है, हमने समझा भी है। फिनोफ्थलीन के साथ में बेस है, तो बेस क्या है? यहाँ पे लाइम वाटर है। लाइम वाटर किस कलर में हो जाएगा? वो पिंक कलर में हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पिंक हो जाएगा। आगे समझते हैं हम इसको। हार नहीं माननी है बच्चों, 50th क्वेश्चन तक पहुंचना है मेरे साथ में, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज के साथ में कोई चेंज नहीं हो रहा, दैट मीन्स सॉरी, अभी हम ऊपर वाला ही पढ़ रहे हैं। फिनोफ्थलीन पिंक कलर का हो जाता है। देन टर्मरिक रेडिश ब्राउन, ठीक है। जब टर्मरिक के साथ ये रिएक्ट करता है तो ये क्या हो जाता है? ये रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिख देती हूँ RB, रेडिश ब्राउन, समझने के लिए आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम समझते हैं रो 5 में क्या है? बी, 5th नंबर, ठीक है। फिनोफ्थलीन कलरलेस, टर्मरिक नो चेंज, ओके। मिथाइल ऑरेंज नो चेंज, ये आपको गिवन है। तो दैट मीन्स ये जो सॉल्यूशन है न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल सॉल्यूशन है। और चाइना रोज जो है वो नो चेंज देगा या फिर लाइट पिंक कलर देगा, ठीक है। तो या तो लाइट पिंक या फिर हम नो चेंज बोल सकते हैं। तो ये जो है सॉल्यूशन, ये आपका क्या है? ये न्यूट्रल सॉल्यूशन है। NS लिख रही हूं मैं आपको यहाँ पे, या तो ये लाइट पिंक बोल सकते हो या फिर आप यहाँ पे भी नो चेंज बोल सकते हो। And the last row is remaining phenolphthalein pink color, turmeric reddish brown and methyl orange yellow. So that means ये क्या हो गया? बेस हो गया। तो चाइना रोज के साथ जब बेस रिएक्ट करता है तो वो ग्रीन कलर देता है। चाइना रोज के साथ जब बेस रिएक्ट करता है, चाइना रोज के साथ जब बेस रिएक्ट करता है तो वो ग्रीन कलर देता है बच्चों। तो ये क्या हो गया? चाइना रोज के साथ में ये ग्रीन कलर हो गया। एंड दिस सॉल्यूशन इज बेसिक। आई होप ये सारे चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब तो स्टेटमेंट बहुत इजी है क्योंकि सारा जो समझना था वो बस हो गया। फर्स्ट में क्या बोला है? एसिड है हमारा, ठीक है, कि pH शुड बी लेस देन 7, लेकिन स्टेटमेंट कहता है कि pH इज ग्रेटर देन 7, तो दैट मीन्स ये गलत हो गया। pH क्या है? ग्रेटर देन 7, तो वो एसिड थोड़ी होगा, वो तो क्या हो जाएगा? बेसिक हो जाएगा। लेकिन हमारा फर्स्ट वाला क्या है? एसिड है, तो दैट इज व्हाई दिस इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है बच्चों? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ठीक है। नाउ सेकंड स्टेटमेंट सेज कि जो थर्ड है वो पिंक होना चाहिए और फोर्थ है वो रेडिश ब्राउन होना चाहिए। एंड यस, इट इज करेक्ट। थर्ड जो है, फोर्थ पिंक और रेडिश ब्राउन होना चाहिए। सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट में हमसे क्या बोला गया है? 5 की जगह पे न्यूट्रल सॉल्ट सॉल्यूशन, लेकिन 6 की जगह पे ग्रीन नहीं है। 6 की जगह पे ग्रीन नहीं है बच्चों। सो दैट इज वाई दिस इज इनकरेक्ट। 6 की जगह पे हमने क्या पढ़ा था? 6 की जगह पे 5th हो गया। फिफ्थ 6 की जगह पे हम लोगों ने ग्रीन नहीं पढ़ा था, यहाँ पे लाइट पिंक पढ़ा था, ठीक है, या फिर नो चेंज लिखा था। सो दैट इज व्हाई दिस इज इनकरेक्ट। देन फोर्थ स्टेटमेंट सेज, बच्चों देखो बहुत हार्ड कुछ नहीं है, बस आपको अपना पेशेंस लूज नहीं करना है। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो बस ये लेंदी देते हैं अचीवर सेक्शन में, बट आप उसको 100% कर सकते हो। थोड़ा सा पेशेंस रखना है और बस उसको सॉल्व करना है, ठीक है। चलो, फोर्थ स्टेटमेंट सेज 7th इज बेस, दैट इज सोप, एंड 8th इज ग्रीन, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपका ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट हो गया। एंड द लास्ट स्टेटमेंट सेज थर्ड रिप्रेजेंट पिंक कलर while 5th can be aerated drink as its pH is less than 7. So pink तो सही है, लेकिन 5th जो है वो एसिड नहीं है, वो न्यूट्रल है। So that is why this is a incorrect statement. तो according to the given situation, what should be the correct answer? हमारे पास में करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से आए हैं बच्चों? सेकंड और फोर्थ आए हैं। तो सेकंड और फोर्थ किस में गिवन है? सेकंड और फोर्थ आपके बी ऑप्शन में गिवन है। सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। लेट्स move to the second last question of this evening. Read the given passage where few words have been italicized.
ओके इटैलिक में किया हुआ है. एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग देम. इन ह्यूमन माउथ कंटेन्स 2 pairs of salivary gland which secretes saliva in the buccal cavity. Saliva contains salivary amylase which changes sugar to starch. Stomach secretes cellulose that breaks protein into peptones. Bile is an acidic fluid secreted by liver that helps in the emulsification of fats. अच्छा मैं भी मजे कर रही हूँ क्योंकि पढ़ते पढ़ते मैं अभी थक गई हूँ ना, तो मैं ऐसे करके आप लोगों का बस थोड़ा सा बोरियत वाला पार्ट हटा रही हूँ और मेरा भी थोड़ा सा हटा रही हूँ. सो प्लीज डोंट माइंड. चलिए लास्ट सेकंड क्वेश्चन है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स. सीरियसली बोल रही हूँ, आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, डेफिनेटली यू विल रीच द सक्सेस whatever in terms of success in your life, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. डेली प्रैक्टिस करना है और लगातार प्रैक्टिस करना है, बीच में हिम्मत नहीं हारनी है. यही सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है लाइफ का. माउथ कंटेन्स 2 pairs of salivary glands. ये गलत है बच्चों, 3 pairs होते हैं हमारे पास में. ठीक है, salivary glands के 3 pairs होते हैं. सो दैट इज वाई लाइन 1 हमारी क्या हो गई, गलत हो गई. 2 की जगह यहाँ पे 3 होते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइन 2 की. सलाइवा इन बकल कैविटी, जो कि सही है, माउथ में ही होती है. ठीक है, बकल कैविटी आपकी माउथ में होती है. सो दिस इज करेक्ट. नेक्स्ट लाइन 3 में है अमाइलेज चेंजेस शुगर टू स्टार्च. उल्टा लिखा है बच्चों, स्टार्च टू शुगर होता है, स्टार्च टू शुगर होता है. तो लाइन 3 में क्या हो गया है बच्चों, ये उल्टा लिखा है. शुगर टू स्टार्च नहीं होता है बच्चों, स्टार्च टू शुगर होता है. ठीक है. देन उसके बाद में लाइन 4 है स्टमक सिक्रेट सेल्यूलोज, जो कि गलत है. स्टमक में पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है. ठीक है, पेप्सिन जो होता है, स्टमक सेल्यूलोज नो, पेप्सिन जो कि प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है. चलिए आगे लाइन 5 लास्ट है. बाइल इज एसिडिक फ्लूइड. नो, इट्स इनकरेक्ट. इट इज बेसिक अल्कलाइन. सो लिवर में आप सबको पता है बाइल जूस बनता है. इट इज बेस. अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है. ऑप्शन ए में क्या है, 2 की जगह 3 लिखना है. दैट मीन्स करेक्ट करेक्शन है. बकल कैविटी सही है. दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, ओके माय गॉड, इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सलाइवरी अमाइलेज सही है. शुगर एंड स्टार्च इंटरचेंज करना चाहिए, बिल्कुल सही लिखा है. तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. सी ऑप्शन से सेल्यूलोज पेप्सिन, सेल्यूलोज को पेप्सिन से रिप्लेस करो एंड प्रोटीन्स को पेप्टोन से करो. ओके यस ब्रदर, दिस इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. ओके तो इनकरेक्ट कौन सा होगा, अब जो लास्ट बच्चा है वो इनकरेक्ट ही होगा. स्टेटमेंट डी क्या बोलता है बच्चों, एसिड सही है. ठीक है, पढ़ लेते हैं एक बार. Acid should not be changed as it is correctly mentioned, whereas liver must be changed to pancreas. And this is incorrect. Acid सही है, ये गलत है. क्यों गलत है भाई, जो बाइल है वो बाइल क्या है, एल्कलाइन होता है, बेसिक होता है. और लिवर की जगह पैनक्रियाज, ये भी गलत है. बाइल जो होता है वो किस में होता है, वो आपके लिवर में ही प्रोड्यूस होता है. तो दोनों ही बातें गलत है. सो दैट इज व्हाई डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट एंड दैट इज व्हाई दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके माय ब्रदर, ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए. एंसेस्टर्स आल्सो, माय डियर स्टूडेंट्स आल्सो एंड माय डियर पेरेंट्स आल्सो. चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस इवनिंग एंड हियर वी गो. क्या क्वेश्चन ने बोला है, अजय सिटिंग इन अ हॉट एयर बलून विच इज मूविंग अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 11 मीटर पर सेकेंड. ओके, ये अजय भैया हैं, ये हॉट एयर बलून की सवारी कर रहे हैं. चलिए ओके, डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर. ये यहाँ पे प्लेन मिरर गिवन है बच्चों, जिसके लेंथ 3 मीटर है. द प्लेन मिरर इज प्लेस्ड एट द हाइट ऑफ 25 मीटर अबव द सरफेस ऑफ द ग्राउंड. ठीक है, ग्राउंड से ये 25 मीटर हाइट पे प्लेस्ड है. A source S is placed symmetrically in front of the mirror. ठीक है भैया, ये source रखा हुआ है as shown in the given figure. If the maximum range over which Ajay can see the image of the source is R maximum and the image can be viewed at T maximum, then their values are calculated as follows. चलो समझते हैं बच्चों.
कि भाई प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट समझते हैं पहले। तो जैसे ही हमने प्लेन मिरर बनाया, ओके, ये हमारा प्लेन मिरर हो गया है P&M, ठीक है, इसको समझ जाना, प्लेन मिरर। इसके बाद में क्या हो रहा है भाई, जो प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई इमेज बनेगी, और वो इमेज आप क्या कर सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, हाईएस्ट पॉइंट पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये हाईएस्ट पॉइंट हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया, इट इज R। या फिर क्या हो सकता है बच्चों, ये बिल्कुल एक आपका लोवेस्ट पॉइंट पे बनेगा, इसको हम लोगों ने कंसिडर कर लिया। ओह, थोड़ा सा सीधी लाइन नहीं आ रही है, आई एम सो सॉरी, लेट्स ट्राई इट वंस अगेन एंड हियर वी गो। यहाँ पे ओहो फिर से गलत, कीप ट्राइंग, चलो थोड़ी सही है, चलो, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, यस। सुना ना आपने अमिताभ बच्चन जी की लाइनें। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं बच्चों कि ये जो बीच का पार्ट है, ठीक है, ये जो बीच का पार्ट है, ये जो बीच का पार्ट है, दिस इज व्हाट, दिस इज 3 मीटर, ठीक है। ओ, डांस कर रहा है पेन मेरा, ये 3 मीटर है, और ये वाली जो डिस्टेंस है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, दिस डिस्टेंस वी हैव अज्यूम्ड एज x, ठीक है। और ये भी हमने क्या अज्यूम कर ली कि हमारे पास में है नहीं, तो ये हमने x डिस्टेंस अज्यूम कर ली। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है दैट इज 3 मीटर, आई थिंक कोई डाउट नहीं है आप लोगों को। और ये जो h डिस्टेंस है, दिस इज व्हाट, दिस इज 25 मीटर। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे और डेटा आपको गिवन है, इसको हम और दूसरे पेन से कर लेते हैं। यहाँ पे जो डेटा आपको गिवन है दैट इज बीच सेंटर में S सोर्स गिवन है आप लोगों को, ठीक है। और S सोर्स की जो डिस्टेंस है दैट इज 0.7 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से ये S सोर्स बन जाएगा और ये आपका बन जाएगा, ठीक है। इसको हमने कंसिडर कर लिया, ये हमारा क्या है, थीटा है, दिस इज ऑल्सो थीटा। और यहाँ पे ये जेड बन रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो थीटा। जेड मैथ्स में पढ़ा है ना, ये एंगल सब आपके क्या होते हैं, सेम होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बच्चों, ये जो टोटल डिस्टेंस आपको गिवन है, येलो इतना विजिबल नहीं है तो मैं येलो ही नहीं यूज कर रही हूँ। टोटल जो डिस्टेंस गिवन है दैट इज 7 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस गिवन है दैट इज 7 मीटर। उसके बाद में हम यहाँ से इसको, ओके वी हैव वन मोर कलर ऑप्शन, और ये भी हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे T नंबर दे दिया है, यहाँ पे हमने इसको U नंबर दे दिया है, यहाँ पे हम लोगों ने इसको नंबर दे दिया है W, इस पॉइंट को, ठीक है, ये इधर एंड ये इधर, ठीक है। आई थिंक सबकी नंबरिंग कर दी है, ये हमारा P पॉइंट है, ये हमारा Q पॉइंट है। अब समझो, लेट R एंड M इज द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट। भाई हमने क्या बोला कि R एंड M जो है वो आपके क्या है, हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट है, एंड लोवेस्ट पॉइंट। अब आपको क्या निकालना है, देखो यहाँ पे ट्रायंगल PTV, ट्रायंगल PT एंड ये हमारा क्या है, जो हम लोगों ने S बोला था सोर्स, यहाँ पे हम लोगों ने इसको नाम दे दिया V, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है आप लोगों का PTV, ठीक है। एंड दूसरा क्या ट्रायंगल है आप लोगों का, ट्रायंगल PRU, मतलब कि let me change the color because this is the last question. We have to understand it slowly and slowly. PRU, okay, PRU, ठीक है। चलो यहाँ पे आप देख सकते हो tan थीटा क्या होगा हमारा बच्चों, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, ये क्या होती है आपकी, नॉर्मल अपॉन बेस,
या फिर इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे। तो ये कितनी लेंथ हो गई आपकी भाई tan थीटा, अगर हम इसके निकालते हैं तो इट इज 1.5 अपॉन 0.7 इस ट्रायंगल के लिए, ठीक है। देन दूसरे ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगी, इज इक्वल्स टू x अपॉन 7। भाई बड़े वाले ट्रायंगल के लिए लेंथ 7 है, ये तो हमारे पास है, इसकी वैल्यू हमारे पास x है, तो बड़े वाले के लिए तो x/7, और छोटे वाले के लिए ये जो है वो 0.7 डिस्टेंस हमें गिवन है, ठीक है, ये वाले डिस्टेंस। तो हम लोगों ने नीचे का 0.7 ले लिया, और ये वाली जो डिस्टेंस गिवन है ये 3 का आधा कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, और x की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज 1.5 इंटू 7 अपॉन 0.7, ये तो सबको आता होगा, दैट इज इक्वल्स टू 15 मीटर। मतलब इसकी जो वैल्यू आई है ये हमारी कितनी आ गई है, 15 मीटर। और हम लोगों से आर मैक्सिमम बोला है, ठीक है। ये बच्चों मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, आर मैक्सिमम निकालना है। तो आर मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम रेंज कवर करने की कोशिश करेंगे, और हमें पता है कि आर यू इज इक्वल्स टू एक्स एम, दैट इज इक्वल्स टू 15। तो हमारा क्या हो जाएगा, 15 प्लस 3 प्लस 15 दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 33, ठीक है। और जब हम टी निकालेंगे, टी तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 33 अपॉन 11 इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 सेकेंड। तो ये तो हमारी हो गई 33 मीटर, और टाइम हो गया 3 सेकेंड। तो फर्स्ट एंड सेकेंड is in option number C. And that's it. Congratulations. You have done so nicely. I'm so proud of you. Good job, my dear students. And last request from my side, if you like this video, please share this video with your friend or family. आई एम सो ग्रेटफुल कि आप लोग इतने अच्छे से मुझे प्यार देते हैं यूट्यूब चैनल पे, और अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। और आगे आपको कौन कौन से वीडियोस देखने हैं मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बाय बाय।